गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड। फर्स्ट में हम जब यहाँ बात करेंगे कि किसी भी सॉलिड्स को जब किसी लिक्विड में जब उसको डिजोल्व करेंगे तो क्या कंडीशंस होती हैं, पर इससे पहले हम जब बात करेंगे फर्स्ट में वो बात कर रहे हैं सोल्युबिलिटी की। सोल्युबिलिटी क्या होती है? मान लेना कांस्टेंट टेम्परेचर पर 100 ग्राम सॉल्वेंट है ये। अब इस सॉल्वेंट में कोई भी सॉलिड सॉल्यूट डिजोल्व करे, जब इसके अंदर अब कोई भी सॉलिड सॉल्यूट जब इसमें डाला जाए तो ये इसमें डिजोल्व होना स्टार्ट होगा। हम मान लिया और सॉलिड इसमें और ऐड करें तो और इसमें डिजोल्व होना स्टार्ट हो जाएगा, और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि एक टाइम के बाद ये जो सॉलिड है इसका डिजोल्व होना बंद हो जाएगा। मैक्सिमम जो अमाउंट है सॉलिड इस सॉल्यूट का वो इसमें डिजोल्व हो चुका है। तो जो अमाउंट है इस में डिजोल्व हुआ है 100 ग्राम सॉल्वेंट में, तो ये इस सॉलिड की सोल्युबिलिटी कहलाएगी। तो सोल्युबिलिटी क्या हो गई कि द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ए सॉल्यूट देन कैन बी डिजोल्व्ड इन ए 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। और इस कंडीशंस में 3 टाइप्स के सॉल्यूशंस प्रिपेयर हो सकते हैं। फर्स्ट जो सॉल्यूशंस होता है वो होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होता है? मान लिया डियर स्टूडेंट्स कि हमने वाटर लिया और इस वाटर के अंदर हमने 5 ग्राम शुगर को डिजोल्व किया। तो 5 ग्राम शुगर को डिजोल्व किया, पूरा की पूरी जो शुगर है इसमें डिजोल्व हो गई, तो इससे ये सॉल्यूशन प्रिपेयर हो गया। पर इसमें शुगर और ऐड की जा सकती है, शुगर और डिजोल्व की जा सकती है। तो जब सॉल्यूट की और मात्रा डिजोल्व की जा सके तो इस टाइप का जो सॉल्यूशन कहलाएगा वो सॉल्यूशन कहलाएगा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सेकंड जो सॉल्यूशंस होता है वो होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होता है? जब किसी भी सॉल्यूट की मैक्सिमम जो अमाउंट है वो डिजोल्व हो जाए और सॉल्यूट को डिजोल्व करना पॉसिबल नहीं हो, तो इससे जो सॉल्यूशन बनेगा ये सैचुरेटेड सॉल्यूशंस कहलाता है। थर्ड जो होता है ये होता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? जब सॉल्यूट की जो क्वांटिटी है मैक्सिमम से भी ज़्यादा क्वांटिटी जब उसमें डिजोल्व हो जाती है तो वो जो सॉल्यूशंस कहलाता है वो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस कहलाता है, और ये अपने प्रैक्टिकल के टाइम पर रेडिकल निकालने में काम में आता है। तो सोल्युबिलिटी की जो क्वांटिटी है इसके आधार पर सॉल्यूशंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया: अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस, सैचुरेटेड सॉल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब आगे हम बात कर रहे हैं फैक्टर अफेक्टिंग द सोल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन ए लिक्विड। और फर्स्ट में हम बात कर रहे हैं नेचर ऑफ द सॉल्यूट। एंड द सॉल्वेंट। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है अपने केमिस्ट्री में एक रूल काम करता है कि लाइक डिजोल्व लाइक। जो जिस नेचर का होता है वो उसी
तरह की नेचर के सॉल्वेंट में डिजोल्व होता है। तो यहाँ पर हम जनरली बात करें जो आयोनिक जो सॉलिड होते हैं लाइक एज NaCl, जब इस NaCl को हम वाटर में डिजोल्व करना चाहें, और आपको पता है वाटर जो होता है ये एक पोलर सॉल्वेंट होता है, इसमें H के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है और OH के ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज होता है। जब इस NaCl को इस वाटर में डिजोल्व करेंगे तो इसमें Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और इस Na जो प्लस आयंस हैं, Na जो पॉजिटिव आयंस हैं, इसको वाटर के OH आयन से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, और क्लोराइड जो आयन होते हैं इसको H प्लस आयन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, और इसके मध्य का जो बॉन्ड होता है वो बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, और NaCl होता है वो पोलर जो सॉल्वेंट होता है एज ये वाटर, इसमें ये डिजोल्व हो जाता है। यदि इसी NaCl को हम डिजोल्व करना चाहें नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक एज बेंजीन, तो NaCl है ये बेंजीन में सोल्यूबल नहीं होगा, क्योंकि C6H6 से बेंजीन जो है ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो जो आयोनिक जो सॉलिड होते हैं ये पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व हो जाते हैं, और जो अनायोनिक या नॉन पोलर जो सॉल्यूट होते हैं ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिजोल्व होते हैं। हम जैसे I2 आयोडीन, ये नॉन पोलर सॉलिड है, इसको यदि हम वाटर में डिजोल्व करना चाहें और इसी को यदि हम बेंजीन में डिजोल्व करना चाहें तो ये बेंजीन में इजीली डिजोल्व हो जाएगा। तो कहने का मतलब हुआ आयोनिक जो सॉलिड होते हैं ये पोलर जो सॉल्वेंट होता है उसमें डिजोल्व हो जाते हैं, और जो नॉन पोलर जो सॉलिड होते हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिजोल्व होते हैं। सेकंड हम बात करें इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर, इसमें हम बात करें जब किसी सॉलिड को किसी सॉल्वेंट में डिजोल्व किया जाए और सॉल्यूशन प्रिपेयर हो रहा हो, और ये जो प्रोसेस है डिसोल्यूशन जो प्रोसेस है इसमें यदि एनर्जी रिमूव हो रही हो तो ये प्रोसेस कहलाता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और इस कंडीशंस में यदि इसमें टेम्परेचर इंक्रीज होता है और यदि टेम्परेचर और इंक्रीज किया जाए तो सोल्यूबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। यदि किसी भी सॉलिड को मान लिया किसी वाटर में ही डिजोल्व किया जाए और इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही हो तो टेम्परेचर में सॉल्यूशन की कमी आती है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है। इस कंडीशंस में यदि टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाए तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर सोल्यूबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए हम बात करें, यदि इस वाटर के अंदर ग्लूकोज को डिजोल्व किया जाए और जब इसमें ग्लूकोज को डिजोल्व करेंगे तो आप देखोगे कि जो पानी होता है सॉल्यूशन बनने के बाद, डिजोल्व होने के बाद पानी पहले के अपेक्षा ठंडा महसूस होता है। और यदि इस वाटर को हम गर्म करें, हीट दें, इसको गर्म करें, बॉईल करें, तो जो ग्लूकोज है इसके जो डिजोल्व होने की कैपेसिटी है ये इंक्रीज हो जाती है। ऐसे मान लिया हम एक्सोथर्मिक जो प्रोसेस हो रहा था उसकी बात करें, जैसे मान लिया
NaOH को जब वाटर में डिजोल्व किया जाता है तो एक्जोथर्मिक प्रोसेस होता है, और यदि यहाँ पर टेम्परेचर को भी यदि इंक्रीज किया जाए तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर जो इसकी सोल्यूबिलिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है। तो यहाँ तक हमने बात कर ली इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर की और सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड की।